हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे विजन ऐसी करंट अफेयर की मैगजीन जो कि जनवरी 2021 की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए इकोनॉमी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब शुरुआत करेंगे। सबसे पहला टॉपिक देखेंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। तो इसके अंदर भाई स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात हो रही है, लेकिन न्यूज़ में क्यों रही है पहले समझिए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे इनॉग्रेट करा है प्रारंभ को, PRARAMBH, प्रारंभ को यहाँ पे इनॉग्रेट करा है स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। ठीक है, तो क्या होगा, एक ये लार्जेस्ट स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है जिसे हमारी सरकार मतलब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है। देखिए, जब से स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव आया है ना 2016 से स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव आया है, उसके बाद से अभी तक अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ा जो है वो इंडिया इंटरनेशनल समिट होने वाला है। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये आ जाता है न्यूज़ में। अब देखिए न्यूज़ के बारे में कुछ बात और जानते हैं। तो जो प्रारंभ है, प्रारंभ से होता है ना शुरुआत, प्रारंभ जो है ये माना जा रहा है कि जो बड़े बड़े टॉप पॉलिसी मेकर्स हैं इनको, साथ ही साथ इंडस्ट्री को, उसके साथ एकेडमिया, उसके साथ इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स और उस सारे के सारे स्टेक होल्डर्स पूरे ही जो ग्लोब के हैं इन सब को एक साथ लेकर आएगा ताकि अपने उद्देश्यों को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को ये पूरा कर सके। अब जैसे कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके समझिएगा। पहला है डेलिबरेटिंग ऑन गुड प्रैक्टिसेस फ्रॉम बेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। अब क्या करना है, देखिए भाई पूरे ही वर्ल्ड से हम यहाँ पे देख रहे हैं सभी स्टेक होल्डर्स हैं, तो अच्छी अच्छी चीजें निकाल के हमें एक अच्छी प्रैक्टिसेस जो है यहाँ पे डेलिब्रेट करनी है, मतलब प्लान करनी है। दूसरी बात करें तो शो केस द स्प्रेड एंड डेप्थ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड ऑन इनोवेशन ऑफ इंडिया। यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हमें और फैलानी है और ये बेस्ड हो इनोवेशन इन इंडिया। ठीक है, ये क्या हो भैया, इंडिया में ये इनोवेशन हुआ हो इस चीज का। तीसरा इसका उद्देश्य है कि कुछ जो है जो ग्लोबल कैपिटल है स्टार्टअप्स के लिए इंडिया में, तो हमें यहाँ पे इनकी अटेंशन जो है वो हमें जो ग्लोबल कैपिटल है उसकी अटेंशन हमारे जो स्टार्टअप है इंडिया के अंदर उसकी तरफ यहाँ पे डाइवर्ट करनी है। उसके साथ डोमेस्टिक कैपिटल को भी मोबिलाइज करना है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है जिससे हम इंटरनेशनल मार्केट को एक्सेस कर सकें। साथ ही साथ अपने जो पॉलिसी प्रोविजंस हैं उनको भी और ज़्यादा इवॉल्व कर सकें। इसका मतलब समझ रहे हैं, नहीं तो कहेंगे हिंदी में ही ट्रांसलेट कर दिया। क्या करना है कि भाई देखो, जो बड़े लेवल पे, जो ग्लोबली लेवल पे जो कंपनीज हैं उनका ध्यान हमारे जो छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू होते हैं इंडिया के अंदर या बड़े स्टार्टअप जो इंडिया के अंदर होते हैं उनकी तरफ यहाँ शिफ्ट करना है। हमारा जो डोमेस्टिक कैपिटल है उसे भी हमें मोबिलाइज करना है ताकि और हमें प्रॉफिट होता रहे। उसके साथ हमें यह करना है कि अपॉर्चुनिटीज ऐसी हमें प्रोवाइड करनी है ताकि लोग इंटरनेशनल मार्केट को जो है एक्सेस कर पाए। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीजें इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसे ऑर्गेनाइज करा जा रहा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, DPIIT। इस डिपार्टमेंट के द्वारा से ऑर्गेनाइज करा जा रहा है। ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। अब आपको बताऊं, करीब यहाँ पे 25 कंट्रीज और कम से कम 200 ग्लोबल स्पीकर से ज़्यादा इसके अंदर जो है होने वाले हैं। इसमें आपका मेंबर्स आपके बिम्स्टेक के भी हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जानते हैं आप, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये सारी कंट्रीज जो है इसमें भी मेंबर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके साथ यहाँ पे जो है सारे का सारा इस इनॉग्रल जो इवेंट होने वाला है इसमें सारे लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब बात आती है कि भाई जो मेन बात है कि भाई स्टार्टअप्स क्या होते हैं। अब यही नहीं पता होगा स्टार्टअप क्या होते हैं तो स्टार्टअप इंडिया सब क्या होगा समझ नहीं आएगा। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है, मैंने आपको बताया, इन्होंने एक डेफिनेशन बनाई है स्टार्टअप की। इन्होंने कहा है कि स्टार्टअप जो है एक ऐसी एंटिटी है जो इनकॉर्पोरेट है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे। ठीक है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करी जाती है। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, ये आपकी जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट 2013 में जो दी गई है उस डेफिनेशन के हिसाब से उठाएंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। ठीक है, तो इसके बेस पे या तो जो है इनकॉर्पोरेट करी जाती है
या फिर एक ऐसी एंटिटी जो कि रजिस्टर करी गई है एक पार्टनरशिप फर्म के तौर पे, और ये पार्टनरशिप फर्म के तौर पे जो रजिस्टर करी गई है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर करी गई हो, या फिर ये ऐसी एंटिटी हो जो कि रजिस्टर करी गई हो एज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और ये लिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनरशिप है वो भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत करी गई हो हमारे भारत के अंदर। तो समझ गए स्टार्टअप ये होता है। उसके साथ डिपार्टमेंट ने और कुछ भी कहा कि आप कुछ और भी एंटिटीज हैं जिसको आप स्टार्टअप कह सकते हो, जैसे कि अप टू अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन। अब सपोज करिए कि एंटिटी कंसिडर करी जाएगी स्टार्टअप यहाँ पे जब तक के लिए उसका 10 साल का पीरियड नहीं हो जाता, ठीक है, आज से स्टार्ट हुई तो 10 साल तक के लिए यहाँ पे जब से इसका इनकॉर्पोरेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, तब से लेके 10 साल तक के लिए ये स्टार्टअप के अंदर आएंगे। उसके बाद दूसरा, प्रोवाइडेड it has an annual turnover not exceeding ₹100 crore in any preceding financial year। मतलब यहाँ पे कोई पिछला जो फाइनेंशियल ईयर हुआ हो उसमें 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर इसने ना किया हो। और तीसरी एक ये भी कहा है इन्होंने कि इफ इट वर्क्स टुवर्ड इनोवेशन, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस और सर्विसेज, और इफ इट इज अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद अ हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ जनरेशन। मान लीजिए काम कैसे कर रही है, ये इनोवेशन की फील्ड में, डेवलपमेंट की फील्ड में, इम्प्रूवमेंट जो कि प्रोडक्ट्स के हैं उस भी फील्ड में, या फिर कोई प्रोसेसेस या फिर सर्विसेज की फील्ड में काम कर रही हो, या फिर इसका कुछ अच्छा मतलब एक अच्छा स्केलेबल बिजनेस मॉडल हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल हो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की या वेल्थ क्रिएट करने की। तो ये सब कुछ अगर आता है तो डिपार्टमेंट ने कहा है कि यहाँ पे भी एंटिटी को स्टार्टअप माना जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई स्टार्टअप क्या होता है। अब अभी की बात करें तो क्या है करंट स्टेटस स्टार्टअप इकोसिस्टम का हमारे देश के अंदर। तो पहले समझिए, इंडिया इस समय थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम रखती है पूरे ही वर्ल्ड में, जिसमें माने तो 38 यूनिकॉर्न्स 2019 के हिसाब से देखें तो, एंड इसमें कलेक्टिव वैल्यूएशन इसकी जो है वो करीब 130 बिलियन डॉलर्स है। तो अच्छा खासा हो गया कि नहीं हो गया भाई। जो ग्रोथ है स्टार्टअप की ये बढ़ी है, एवरेज रेट देखा जाए तो 15% का रहा है हर साल। और इसके साथ ग्रोथ जो है वो लिमिटेड नहीं है, सिर्फ एक या दो सेक्टर में ग्रोथ नहीं रही है, बस बहुत सारे सेक्टर्स में हमने देखी है ग्रोथ, ठीक है। उसके ग्रोथ बहुत ज़्यादा इनॉर्मस ग्रोथ जो है ये भी देखने को मिल गई है टेक्नोलॉजी सेंट्रिक स्टार्टअप में, मतलब हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एम्प्लॉयमेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि आपका इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स वगैरह, ब्लॉकचेन की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की बात करें, तो इन सब में तो हमने अतः की ग्रोथ देखने को मिल गई। समझ गए। अब थोड़ा सा जानते हैं कि आखिरकार क्या सोशियो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है क्या क्रिएट करते हैं स्टार्टअप। भाई हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे सोशियो जो हमारा एनवायरनमेंट है इस पे ये स्टार्टअप्स क्या इम्पैक्ट डालते हैं समझिएगा। देखिए स्टार्टअप जो है ये पॉजिटिव डिस्ट्रप्टिव इम्पैक्ट डालते हैं इकोनॉमिक स्फेयर में। क्या, कैसे, देखिए ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो लोगों को सैलरी मिलेगी, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, टेक्नोलॉजी वगैरह भी ये अडेप्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह हमारे यहाँ आएगी। उसके साथ जो इकोनॉमिक गैप्स हैं ये भी काफ़ी भरते हैं। इसके साथ जो स्टार्टअप्स हैं ये भी डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफ़ी चेंज कर रहे हैं आज के बिजनेस की। जैसे कि अगर बताऊं तो 44% जो रिकॉग्नाइज मतलब जाने हुए या जो रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज होते हैं ना, तो रजिस्टर्ड प्रॉपर जो रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं उसमें से 44% जो हैं उन्हें, और उनमें औरतें जो हैं वो डायरेक्टर हैं। और जो नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग जो काम करती हैं, नंबर ऑफ वुमेन इस इनके अंदर इन स्टार्टअप के अंदर ये भी बहुत ज़्यादा हाई है। उसके साथ जो 45% स्टार्टअप हैं पिछले मतलब टीयर 2 में या टीयर 3 सिटीज़ में, ये एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम करते हैं लोकल प्रोडक्ट्स के, मतलब जो लोकल प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनते हैं उन्हीं को यहाँ पे इंडोर्स करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर के जो है वो तौर पे काम करते हैं। उसके साथ हर एक स्टेट सपोर्ट करती है ना ऐसे स्टार्टअप को जैसे भी हो सकता है उस हिसाब से। और यहाँ पे 80% जो कि डिस्ट्रिक्ट है हमारे देश की, ये अब जो है स्टार्टअप मिशन का पार्ट बन गई हैं। और आखिरी में यूथ जो है, यंग लोग जो होते हैं हर एक तरह के बैकग्राउंड के जैसे भी हों, ये समझते हैं कि हमारा इस इकोसिस्टम में भाई कुछ कोई भी आगे यहाँ बिजनेस स्टार्ट करता है, इसकी वजह से उनका माइंडसेट चेंज होता है। अब यहाँ पे जॉब जो है लेने की बजाय, है ना, एस्पायरिंग फॉर जॉब लेने के बजाय अभी जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं। समझ रहे हैं। तो भाई ये कुछ फायदा देता है स्टार्टअप हमारे देश के अंदर। अब बात आती है तारीफ के बाद चैलेंजेस की। चैलेंजेस तो हर जगह होते हैं और यहाँ पे भी हैं।
रेजिंग फंड्स, किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए बच्चों पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और रिसेंट रिपोर्ट ने दिखाया है कि 85% जो कि नई नई कंपनीज हैं इनमें फंड्स की कमी है इंडियन स्टार्टअप करते में। सबसे मेन रीज़न इसका ये है कि यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट काफ़ी वीक है, मतलब यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर फ्रेमवर्क जो है इसके साथ काफ़ी ज़्यादा ये कम है, इन्वेस्टमेंट इसमें इतना है नहीं। इसके साथ लो रिस्क एपिटाइट है इंडियन मार्केट का। तो यहाँ पे देखिए लोग भी कहते हैं कि अरे ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे, डूब वूब किया तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो रिस्क तो जानते हैं, रिस्क है जितना तो उतना बड़ा बिजनेस है। तो ये सब कुछ वजहें हैं जो भाई फंड्स की कमी पैदा करती हैं। दूसरा बात करें तो रेवेन्यू जनरेशन की। अब रेवेन्यू जनरेशन में क्या है, देखिए देखिए स्टार्टअप जनरली इनमें जो है कुछ अमाउंट ऑफ इंक्यूबेशन टाइम चाहिए होता है बिफोर दे आर एबल टू जनरेट रेवेन्यू। जैसे आज आपने दुकान खोली तो अब ऐसा नहीं होता कि आज आपने दुकान खोली तो भाई आज आपने ओपनिंग करी तो चलिए आपके रिश्तेदार आ गए, ठीक है, उन्होंने खा लिया। उसके बाद 4 दिन बाद क्या होगा, जब रिश्तेदार आना बंद कर देंगे, जानने वाले आना बंद कर देंगे, तो फिर सब कुछ डिपेंड करेगा कस्टमर के ऊपर, कस्टमर कितना आ रहा है। तो कस्टमर धीमे धीमे आएगा। एक बार भैया आपके यहाँ कोई खाना खा के जाएगा, उसको अच्छा लगेगा तो वो रिपीटेड आएगा, फिर अपने 4 लोगों को बताएगा, फिर वो 4 लोग भी आना शुरू करेंगे। तो इट टेक्स टाइम। तो इसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, कि भैया जब तक के लिए जो भी नया बिजनेस है वो जम ना जाए। तो यहाँ पे जो ये पीरियड है इसमें होता क्या है कि इस पीरियड में लॉस भी इंसान को हो सकता है। तो इसके लिए बैक में आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए जो आप लगाते रहो, और एक टाइम के बाद फिर उसमें प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। समझे? तो ये जो सपोर्ट है ये इनकंसिस्टेंट रहता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि भाई देखो इसमें होता क्या है, मान लीजिए लॉस हो रहा है, आदमी कहता है अरे यार लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, छोड़ो बंद करो दुकान को। समझ गए? उसके बाद तीसरा चैलेंज है इनएडिक्वेट सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए अब जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे टेक्नोलॉजी पार्ट हो गया, आपका लॉजिस्टिकल एबिलिटी हो गई, भाई इधर से उधर ट्रांसपोर्ट वगैरह की भी कई जगह पे कमी होती है। उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर्स वगैरह हैं, वो अभी भी बहुत जगह नहीं है, बहुत कम जगह पे है और बहुत अलग अलग जगह पे। उसके बाद आता है एक हर्डल है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। अब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स क्या है, देखिए कुछ ऐसी है कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो भी उसमें थोड़ी की कमी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रेगुलेटरी कंप्लाइंस, अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा। उसको जो रेगुलेट करेगा वो आपके साथ बहुत सारे जो है कुछ ना कुछ उंगल पेच करता रहेगा। उसके साथ कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज वगैरह है। और यहाँ पे कुछ भाई टेक्नोलॉजी वगैरह जो बढ़ रही है, जैसे क्रिप्टो करेंसी, 5G है ना, दूसरे फर्दर इससे वैसे और ज़्यादा ये ग्रोथ प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लिकेट होता है। और आखिरी चैलेंज ये है लैक ऑफ मेंटरशिप एंड सपोर्ट। देखिए ज़्यादातर जो ये स्टार्टअप्स होते हैं ना, इनके आइडिया तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, बट इनके पास कोई जो है इंडस्ट्री या बिजनेस या मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है ना, कि भाई आखिरकार कैसे ये प्रोडक्ट्स मार्केट तक लेके जाएं। लोग कितना अच्छा अच्छा सोच लेते हैं लेकिन छोटे लेवल पे नहीं कर पाते और अपना आइडिया ठप कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम अच्छा नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि अच्छे आइडियाज भी बिल्कुल जो है खत्म हो जाता है। ये कुछ वजह है, कुछ चैलेंजेस हैं। अब देखिए यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे कि किस तरह से स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो है वो ये जितनी भी दिक्कतें हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, ये से यहाँ पे एड्रेस करेगा और जो नए स्टार्टअप है उनको इनकरेज करेगा। समझते हैं। तो भैया ये 2016 में लॉन्च हुआ था। ये जो स्टार्टअप इंडिया है ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है हमारी सरकार का, जिसका काम क्या है कि हम जो स्टार्टअप का कल्चर ऐसे बढ़ाएं, एक अच्छा जो है इंक्लूसिव इकोसिस्टम रखें, है ना, ताकि इनोवेशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप आए इंडिया के अंदर। उसका स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो है इसने बहुत सारे जो है प्रोग्राम भी करे हैं। जैसे ये प्रोग्राम जो है इनको मैनेज करा जाता है स्टार्टअप इंडिया की टीम के द्वारा, और ये जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ, ये मैंने बताया ना इंडस्ट्री वाला, DPIIT इसको रिपोर्ट करती है, ठीक है। अब इनका जो यही है, ये जो स्टार्टअप इंडिया है इनका काम है कि भाई रिजोल्यूशन दे, प्रॉब्लम जो भी है उसे यहाँ पे रिजॉल्व करा जाए। किस तरह से? 3 pronged स्ट्रैटेजी के थ्रू। अब 3 pronged स्ट्रैटेजी क्या है समझिएगा यहाँ पे। पहला कहती है हैंड होल्डिंग, दूसरी कहती है फंडिंग या फिर इंसेंटिव, और तीसरा कहता है इंक्यूबेशन। यही तो दिक्कत है ना। हैंड होल्डिंग में क्या आता है, जैसे लीगल सपोर्ट दे दिया आपने, IPR पॉलिसी हो गई, एग्जिट पॉलिसी हो गई, क्या रहेगी क्या नहीं। मतलब लीगल सपोर्ट समझते हैं कि भैया सेल्फ सर्टिफिकेशन या फिर कंप्लायंस हो, कुछ जो कंप्लायंस है 9 इन्वायरमेंट एंड लेबर लॉस का, तो ये यहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेशन हो स्टार्टअप इंडिया वेब या फिर पोर्टल के थ्रू हो जाए ये काम। तो ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आराम से हो जाएंगे, तो स्टार्टअप आराम से हो जाएगा। उसके बाद IPR की बात करें तो देखिए
फास्ट ट्रैक मतलब पेटेंट वगैरह जो है ना, तो भाई पेटेंट मिल जाए, पेटेंट की एप्लीकेशन हो जाए, ठीक है, और आपका पेटेंट की जो है 80% रिबेट इन फाइलिंग हो पेटेंट के टाइम पे, तो उसके बाद ये सब मिलेगा फायदा, तो ये आईपीआर नॉर्म्स भी इजी हो जाएंगे। और एग्जिट पॉलिसी, कि मान लीजिए भाई जो आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बिल है 2015 का, ठीक है, उसके हिसाब से जो स्टार्टअप है वो सिंपल डेप्थ स्ट्रक्चर हो इनका, तो ये क्या हो सके, ये मे बी वाउंड अप विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, जिनका सिंपल सा डेप्थ स्ट्रक्चर है वो 90 डेज के भीतर ही जो है वो वाइंड अप हो सके। होता क्या है ना, बहुत टाइम लग जाता है भाई ये सब वाइंड अप होने में, तो फिर नई कंपनी खुलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो एक चीज समझ गए कि स्टार्टिंग से जो है बहुत इजीली तरीके से आ भी जाओगे और इसी तरीके से जा भी जाओगे, जाना है तो जा भी जाओगे। फिर दूसरी प्रॉब्लम फंड्स वगैरह की थी, तो फंड्स वगैरह अच्छे से प्रोवाइड करें, सिडबी वगैरह दे फंड्स, क्रेडिट गारंटी हो, है ना, ये मैकेनिज्म अच्छा हो। उसके साथ भाई आपका किसके थ्रू हो, ये आपका नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी सिडबी जो है, ये सब देखे, इसको क्रेडिट गारंटी दे, और बजटरी कॉर्पोरेट में 500 करोड़ पर ईयर का हो अगले 5 सालों के लिए। उसके टैक्स में एग्जेम्पशन दी जाए। फिर इंक्यूबेशन पीरियड रहा ना, कि मतलब वो पीरियड जहाँ पे रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है, तो इंडस्ट्री और एकेडेमिया के लिए 31 इनोवेशन सेंटर्स, कुछ 13 स्टार्टअप सेंटर्स, 18 कुछ टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स वगैरह जो है वो, उसके साथ 7 रिसर्च पार्क्स और 500 अटल टिंकरिंग लैब्स। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, कंपटीशन ग्रांट्स वगैरह, इवेंट्स वगैरह, यही सब चीजें हैं। मतलब मेन चीज समझिएगा, हैंड होल्डिंग, हाथ थामे रखना है, चाहे आओ चाहे तुम जाओ, दोनों टाइम पे फंडिंग बढ़िया हो और इंक्यूबेशन, तीनों के लिए आप काम करिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। समझे इस बात को? अब देखिए यहाँ पे ये तो तीन हमने बात कर ली है। अब देखिए जब से 5 साल कंप्लीट हुए हैं स्टार्टअप इंडिया को, है ना, 2016 में आया था, अब से 5 साल हो गए, तो देखिए स्टार्टअप हमने इंडिया ये इसने कितना इकोसिस्टम में, स्टार्टअप इकोसिस्टम में कितना कंट्रीब्यूट करा है समझते हैं। 5 सालों में क्या काम करा, तो 2016 से लेके 2020 तक के लिए इन्होंने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जो है, इसने करीब 34,800 स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज करा, अच्छे खासे लेवल हो गए। उसके बाद करीब $1 मिलियन, ठीक है, $1 मिलियन की कीमत के बेनिफिट्स दिए गए हैं करीब 5,500 जो स्टार्टअप्स हैं उनको, एज अ पार्ट ओवर द 150 स्टार्टअप इनोवेशन प्रोग्राम जो कि चलाया गया था, और चैलेंजेस वगैरह जो कि ऑर्गेनाइज करा गया था आपका स्टार्टअप इंडिया के द्वारा। साथ ही साथ इंक्यूबेटर्स, उसके साथ एसिलिटेटर्स, इन्होंने भी, ये भी यहाँ पे 11% से बढ़ा है, रीचिंग क्लोज टू नंबर ऑफ 5,000, ठीक है। उसके बाद करीब 3,000 करोड़ रुपए ये कमिट करे गए सरकार के द्वारा करीब 47 वेंचर कैपिटल फर्म्स को, और इतना ही अमाउंट ऑलरेडी इन्वेस्ट करा गया है 323 स्टार्टअप्स को, ठीक है, तो पैसा वगैरह भी मिल रहा है। उसके साथ स्टार्टअप इंडिया ने यहाँ पे ग्लोबल मार्केट एक्सेस भी दिया है, नॉलेज दी है इंडियन स्टार्टअप को, कैसे कि बायलेटरल यहाँ पे बायलेटरल गवर्नमेंट कोलैबोरेशन करे हैं, किस किस के साथ में, रशिया के साथ में करे हैं, साउथ कोरिया के साथ में, पोर्तुगल के साथ, जापान के साथ, नीदरलैंड, यूके, स्वीडन, फिनलैंड, इसराइल, सिंगापुर, कई से साथ में। साथ ही साथ इसे स्टार्टअप ब्रिज के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है, क्योंकि ये सब एक साथ मिलाया है ना, तो इसमें इन्वेस्टर्स भी साथ में आए, एक्सीलरेटर्स, इंक्यूबेटर्स, ठीक है, तो इन लोगों ने क्या करा भाई, एंटरप्रेन्योर को काफी जो है वो जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स थे दोनों ही कंट्रीज के, सब आपस में मिले, और इसमें क्या हुआ, काफी मदद मिली, और ये हमने एक्सपैंड करा ग्लोबल लेवल पे। उसके साथ 8,000 से ज्यादा स्टार्टअप जो है वो रजिस्टर करे गए हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के, GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का जो पोर्टल है वहां पे, जिसमें जो सरकार है वो बिजनेस कर चुकी है करीब 2,300 करोड़ रुपए का। बेस जो बनाया गया स्टार्टअप इंडिया के द्वारा, इसने ग्रोथ काफी करी है, इवन कोविड टाइम्स में भी हमने देखा है करीब 11 स्टार्टअप जो है वो यूनिकॉर्न क्लब में आए हैं 2020 में, तो कोविड के टाइम पे भी हमने कितना कुछ देखा। लेकिन इन सारी खूबियों के साथ भी अभी भी दिक्कत है, जैसे कि अच्छा नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स अभी भी हमें देखने को मिलते हैं अच्छे खासे। उसके बाद जो कैपिटल अवेलेबिलिटी है, पैसा वगैरह मार्केट से जल्दी नहीं मिलता। कल्चर इनोवेशन जो है इसकी कमी है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि जब हम आगे की पढ़ाई करते हैं तो उसमें कल्चर इनोवेशन के बारे में इतना कुछ नहीं है, और ज़्यादातर देखें तो यहाँ पर रिस्क जो डिसअप्रोप्रिएट लेवल है रिस्क का, दैट एंटरप्रेन्योर्स हैव टू टेक, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो अभी देखने को मिलती है। आखिरी में वे फॉरवर्ड की बात करेंगे, क्या कर सकते हैं, तो ये चैलेंजेस के बावजूद कुछ इनिशिएटिव्स जो है स्टार्टअप के लिए इन्हें लेना जाना चाहिए, कुछ चेंजेस करें स्ट्रक्चर में, जैसे कि आप लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया उसे बनाएं। उसके बाद इनोवेशन को एजुकेशन में और ज़्यादा करें, है ना, एजुकेशन के टाइम पे इनोवेशन होगी तो दिमाग और चलेगा।
आप इंडस्ट्री एकेडमिया का लिंक करिए, है ना, यहाँ पे इंडस्ट्री और एकेडमिया का लिंक करिए, बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्लूसिव करिए रीजन के हिसाब से, जेंडर, कास्ट और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, समझे। और ये सारा जो लिंकेजेस है, इसका यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम से एक जो आपके अंदर लिंक बनेगा, काफी जरूरी है ये। जो हमारा आइडिया है ऑफ द यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत नारा, ऑफ द यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ, है ना। डेमोक्रेसी जैसा नहीं लग रहा है सुनने में। तो ये वाला हमने यहाँ पे टॉपिक कर दिया कंप्लीट। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक कहता है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में। क्या है ये, न्यूज में क्यों रहा है, समझते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने यहाँ पे नोटिफाई करा है कि जो ड्राफ्ट है आपका मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स 2020 का, किसका, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स 2020 का, सारी मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और सर्विस सेक्टर के लिए। तो भाई क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने यहाँ पे नोटिफाई करा है ड्राफ्ट, किसके लिए, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर 2020 के लिए। ये सारे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए होगा, माइनिंग सेक्टर के लिए होगा और सर्विस सेक्टर के लिए होगा। और जो ड्राफ्ट है वो पूरी तरह से एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को। ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है ये वन ऑफ द क्लासिफिकेशन है वर्कर के, तो ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होना बहुत जरूरी है, इसके अंदर ये चीज बताई गई है। अब देखिए न्यूज़ के बारे में थोड़ा और समझते हैं। तो बात ये है कि भाई जो ड्राफ्ट है, जो ड्राफ्ट ऑर्डर है, ये इंसर्ट करता है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को। ये एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी के तौर पे इंसर्ट करता है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। कैटेगरी के तौर पे, कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे इसको इंसर्ट करा गया है, बट हैज रिमूव्ड कैजुअल वर्क फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को यहाँ डाला गया है, लेकिन इसको कैजुअल वर्क को लिस्ट से हटा दिया गया है, ठीक है। लिस्ट के अंदर 6 तरह की कैटेगरी देखने को मिलती है वर्कर्स की। एक होते हैं परमानेंट वर्कर्स, दूसरे हैं टेम्परेरी वर्कर्स, फिर आते हैं एप्रीहेंटिसेस, उसके बाद आते हैं आपके प्रोबेशन, उसके बाद आपके आते हैं बैडलिस्ट और उसके बाद फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए एक एक करके हम थोड़ा सा इन कैटेगरीज के बारे में बताएं। देखिए पहला तो जो परमानेंट इसके अंदर बताया गया है, तो परमानेंट तो जानते हैं परमानेंट एम्प्लॉय कौन होता होगा, टेम्परेरी एम्प्लॉय कौन होता होगा ये भी समझते हैं। तीसरा आपका जो अप्रेंटिसेस होते हैं, ये क्या होते हैं भाई, देखिए इसमें आपने देखा होगा कि ऐसा जब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी को काम पे रखा जाता है ना, कुछ उसमें स्पेसिफाइड करे जाते हैं कुछ नॉर्म्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में। उसके बाद प्रोबेशनर्स वो होते हैं, आप जानते हैं जॉब में नए आने, जब आप जॉब कोई लेते हैं तो एक प्रोबेशन पीरियड चलता है जिसमें आपकी टेस्ट करी जाती है कि आखिर आप कैसा काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो प्रोबेशनर्स होते हैं। उसके बाद जो आपके एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट तो हो गया, और ये बैडलिस्ट, बैडलिस्ट क्या है, बैडली एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा वर्कर है जिसको किसी ऐसी की पोस्ट पे अपॉइंट करा गया है। मान लीजिए कोई परमानेंट मेंबर है, कोई परमानेंट वर्कर है या कोई प्रोबेशनर है, तो ये मान लीजिए कि अपने काम से थोड़े दिनों के लिए एब्सेंट है, तो इसकी जगह पे क्या करा कि एक बैडली, जो जिसे बोलेंगे तो बैडलिस्ट को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया। ऐसे बंदे को अपॉइंट करेंगे उसको बैडलिस्ट नाम देते हैं, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। अभी जो ड्राफ्ट ऑर्डर है ये एप्लीकेबल सारे ही मैन्युफैक्चरिंग साथ ही साथ माइनिंग एस्टेब्लिशमेंट में होगा, ये जिसके अंदर 300 या 300 से ज्यादा वर्कर्स काम करते होंगे, ठीक है। जहाँ पे भी 300 या 300 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं वहां पे ये जो ड्राफ्ट ऑर्डर है ये जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है। ऑर्डर यहाँ पे फाइनलाइज और इंटीग्रेट करा जाएगा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एक्ट 2020 के यहाँ पे जो है अंदर। और साथ ही साथ जब भाई जब तो फीडबैक मिल जाएगा इसको एक्सपर्ट से, साथ ही साथ एकेडमिशियन से, एकेडमिक से, अदर और कुछ दूसरे लोगों से, तो उसके बाद क्या होगा कि ऑर्डर जो है यहाँ पे फाइनलाइज करा जाएगा और उसके बाद इसको मिला दिया जाएगा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एक्ट 2020 के साथ में। अब आप समझिए बैकग्राउंड क्या है आखिरकार स्टैट्यूटरी स्टेटस जो कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का है उसको लेके, ठीक है। जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का नाम आपने सुन लिया, तो इसका बैकग्राउंड बात करेंगे, स्टैट्यूटरी स्टेटस वगैरह जो इसका है क्या है कैसे है समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 के हिसाब से जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है वो स्टार्टिंग में दिया गया था सिर्फ और सिर्फ अपील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, ठीक है। अपील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिया गया था 2016 में, और उसके बाद ये आपका फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिया गया 2017 में। कैसे अमेंडमेंट वगैरह लाए गए तो उसमें फिर ये फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी दिया गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स जो कि 2018 के रहे,
ठीक है, इन्होंने अलाउ करा सारी ही इंडस्ट्री को कि आप भी हायर कर सकते हैं वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट पे आप हायर कर लीजिए कुछ फिक्स टर्म के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर टर्म्स के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर को हायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2018 वाले जो रूल्स है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स, इसके अंदर ये भी कह दिया गया। तीसरी बात क्या हुई कि इस लाइन पे क्या हुआ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर थी 2018 में, 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने यहाँ पे सारी स्टेट से बोला कि भाई आप यहाँ पे जो इशू करिए सेपरेट ऑर्डर्स। सारी स्टेट से क्या बोला कि आप अलग अलग ऑर्डर्स को इशू करिए जो ऑर्डर्स परमिट करते हो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को सारी ही इंडस्ट्रीज में। तो बड़ा सुन लिया भैया, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ये क्या है? व्हाट इज दिस फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट? आइए समझते हैं। देखिए, ब्रॉडली जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है ये क्या होता है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक कंपनी या आप कह सकते हो इंटरप्राइज जो है वो हायर करती है एक एम्प्लॉय को, ठीक है, एम्प्लॉय को क्या करती है? हायर करती है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए यहाँ पे वो एम्प्लॉय को हायर करती है। और ज्यादातर केसेस में ये पीरियड जो है वो 1 साल तक का ही होता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर अच्छा है तो ये रिन्यू करा सकता है टर्म के बाद भी। मान लीजिए 1 साल का है तो 1 साल के बाद भी रिन्यू करा सकता है, डिपेंड करता है कि कंपनी को जरूरत है कि नहीं है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हायर करती है एक फिक्स टर्म के लिए। अब देखिए जो स्टैंडिंग ऑर्डर आया है इसने यहाँ पे कुछ फेसिलिटीज प्रोवाइड करे विद रिगार्ड टू फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। क्या कहा है इन्होंने, समझिए। ये जो इनके हिसाब से जो नया ऑर्डर है इसके हिसाब से जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है इसका मतलब है कि भाई इंगेजमेंट वर्कर की ऑन द बेसिस ऑफ अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद एन एम्प्लॉयर फॉर अ फिक्स पीरियड बट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। इसके हिसाब से क्या है कि देखो, हाँ ठीक है, एक इंगेजमेंट वर्कर की होगी, काम करेगा वो, है ना, रिटन मतलब काम करेगा वो, ठीक है। एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा पहले एम्प्लॉयमेंट का। देखिए समझिए, ये है एम्प्लॉयर, ठीक है, ये है एम्प्लॉयर, उसके साथ है ये एम्प्लॉय है, ठीक है, जो भी वर्कर है, मान लीजिए ये आपका एक वर्कर है, ठीक है, ये एक वर्कर है। अब इनके बीच में क्या हुआ? इनके बीच में एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक लिखित में कॉन्ट्रैक्ट हुआ एम्प्लॉयमेंट के लिए कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और फला फला मान लीजिए 1 साल के लिए दे रहे हैं, फिक्स पीरियड के लिए, जो भी 1 साल के लिए मान लीजिए दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ फॉलोइंग कंडीशंस जो है इसके अंदर यहाँ पे मायने होंगी। मतलब इन्होंने काम तो करेंगे एक साथ लेकिन कुछ कंडीशन होंगी। पहला ये कि इसके जो काम करने का वक्त होगा, मतलब जो वर्किंग आवर्स होंगे, उसके साथ जो वेजेस होगी, मतलब पैसा वगैरह जिसको अलाउंस दिया जाएगा, जो भी दूसरे फायदे दिए जाएंगे वो उससे कम नहीं होने चाहिए जितने कि एक परमानेंट वर्कर को सेम जॉब करने के मिलते हैं। सपोज करिए कि एक उसके यहाँ उस एम्प्लॉयर के यहाँ एक ऐसा बंदा है जो परमानेंट जो वर्कर है और इसको मान लीजिए 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, 8 घंटे से काम करवाया जाता है और ये कंप्यूटर पे बैठ के मान लीजिए कुछ पीपीटीज बनाता है, ऐसे मान लीजिए ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मान लीजिए अगर कुछ वक्त के लिए किसी बाहर से वर्कर को हायर किया गया और उसको भी सेम काम दिया गया, ठीक है, पीपीटी बनाने का 8 घंटे, तो मान लीजिए 10,000 इसको मिल रहे हैं तो इसको भी 10 ही हजार मिलेंगे, उससे कम नहीं दिए जाएंगे। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरा कंडीशन ये होनी चाहिए कि ही शैल बी अवेलेबल फॉर ऑल स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स अवेलेबल टू परमानेंट वर्कर। जो भी फायदे परमानेंट वर्कर को दिए जाते हैं वो इसको भी दिए जाएं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे समझ रहे हो, और उसी हिसाब से दिए जाए जैसा कि पीरियड ऑफ सर्विस जो भी इनके द्वारा दी जाती है उस पूरे पीरियड में सारे फायदे दिए जाएं। ऐसा नहीं हो कि भाई देखो यहाँ पे उनको अलग दिया जा रहा है, इनको अलग दिया जा रहा है क्योंकि इनकी सर्विस तो ज्यादा है, इनकी सर्विस तो कम है, इससे कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात ये कि ही शैल बी अवेलेबल फॉर ग्रेजुटी। ग्रेजुटी जानते हैं, पेंशन होती है, ग्रेजुटी फंड होता है ना, तो इसको ग्रेजुटी दी जाए। अगर इसे जो है अपनी सर्विस ये देता है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 1 साल के पीरियड के लिए तो उसको ग्रेजुटी प्रोवाइड करी जाए। ग्रेजुटी क्या होती है? ग्रेजुटी एक ऐसा अमाउंट होता है, ऐसा सम ऑफ मनी होता है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपके माता पिता रिटायर हुए होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि उनको कुछ ग्रेजुटी फंड मिलता है, उन्होंने जो जिंदगी भर काम किया है उसके बदले। तो यही है, अगर 1 साल के लिए उसने काम करा है तो उसके लिए भी उसको ग्रेजुटी दी जाए। और उसके बाद क्या कहा गया है इसके अंदर, ये भी कंडीशन है कि हर 1 साल कंप्लीट होने के बाद, सर्विस का 1 साल कंप्लीट होने के बाद, या फिर एक कह सकते हैं एक पार्ट जो है देर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, मतलब 6 महीने से ऊपर या 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो एम्प्लॉयर है वो ग्रेजुटी देगा वर्कर को एट द रेट ऑफ 15 डेज वेजेस। कैसे देना है? 15 दिन की सैलरी के तौर पर, 15 दिन की वेजेस के तौर पर ग्रेजुटी दी जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसकी सैलरी 10,000 रुपए है तो उसको 5,000 रुपए ग्रेजुटी के तौर पे दिया जाएगा। यदि समझी बात। अब देखिए इस ऑर्डर ने ये भी क्लेरिफाई करा है कि सर्विस जो उस वर्कर को दी गई है, अगर उस सर्विस का टर्मिनेशन करते हो
तो एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ टेन्योर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिट्रेंचमेंट। अब सपोज करो भाई 1 साल के लिए आपने इसको रखा था, ठीक है, 1 साल के बाद इसको आपने हटा दिया, तो इसको आप रिटेंशन मतलब छटनी नहीं कहोगे कि हमने छटनी कर दी, क्योंकि आपने इससे 1 साल के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट लिया था, 1 साल के लिए आप इसकी सर्विस मांग रहे थे। समझे ना बात को? तो इसके अंदर ये बात समझने वाली है। उसके बाद जो ड्राफ्ट प्रपोज जी जो है ऑर्डर है, ये प्रपोज करता है कि जो सैलरी पेमेंट है ये और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। सैलरी फायदे सारी रेम्युनरेशन दी जाएगी मैक्सिमम 7 डेज के भीतर। जब आप जो वेज पीरियड कंप्लीट हो जाएगा वर्कर का, उसके 7 दिनों के भीतर ही यहाँ पे सारा जो भी रेम्युनरेशन जो भी पैसा इसको मिलना है मिल जाना चाहिए। नहीं फायदा उठाओ 3 3 महीने पैसे ही ना दो उसको। साथ ही साथ ये ऑर्डर ये भी कहता है, प्रपोज ऑर्डर ये भी कहता है कि जो वेज रेट है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। समझे? या तो ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, वहां पे वेज रेट क्या चल रहा है वो बताए कि इतना पैसा हम आपको देंगे काम करने का, या फिर किसी नोटिस बोर्ड पे लिखा हो, या इनकी वेबसाइट पे लिखा हो, या किसी इनके ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल पे लिखा हो ना, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के। और ये हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, किसी भी लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए जिसमें ज़्यादातर वर्कर उस कंपनी के काम करें। सपोज करिए कोई वर्कर है जहाँ पे ज़्यादातर जो 300 में से मान लीजिए कि 250 वर्कर हिंदी बोलते हैं, तो ऐसी लैंग्वेज में लिखा हो, या आपका मान लीजिए तमिल बोलते हैं इसमें से, वो तमिल लैंग्वेज में भी लिखा हो, तो मतलब ऐसी लैंग्वेज में सारा लोग समझ सकें। और ज्यादातर जो कंट्रीज हैं उनसे विपरीत यहाँ पे कोई भी कैप नहीं होनी चाहिए ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स प्राइवेट फर्म्स कैन रिन्यू फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। देखिए ऐसा कुछ नहीं हो कि भाई देखो हमने तुम्हें 1 साल के लिए स्टार्टिंग में रखा, अब मान लो कि हमें तुम्हारा काम पसंद आया तो अगले 1 साल के लिए रख लिया, ठीक है, अब हमें तुम्हारा काम और पसंद आया तो अगले और साल के लिए रखते, फिर कंपनी में यहाँ पे रोक लगा दी गई कि आप 3 साल के बाद नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये कैपिंग नहीं होनी चाहिए। बाकी कंपनीज में बाकी कंट्रीज में ऐसी कैपिंग होती है, हमारे इंडिया में लेकिन ऐसी कैपिंग नहीं होनी चाहिए। आपको जितनी बार चाहे आप उतनी बार इसका टर्म जो है वो रिन्यू कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इसके अंदर बताई गई। अब इस चार्ट को देखते हैं और कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का। अब देखिए फिक्स टर्म एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्ट लेबर ये क्या है, इसका फीचर देखिए। ठीक है, यहाँ फीचर देखिए टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा होता है। जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय होता है, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट आता है ये एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, लिखित में एक कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है, और कोई भी नो कॉन्ट्रैक्टर और एजेंसी इज इन्वॉल्व, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या एजेंसी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। समझी? और जो पेरोल होता है ना, ऑन द पेरोल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच नहीं आता, उसके अंदर कोई एजेंसी नहीं आती। अब यहाँ अगर परमानेंट एम्प्लॉय में देखें तो एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन यहाँ जो पे रोल होता है एस्टैब्लिशमेंट का, है ना, जो पे रोल है यहाँ पे जिस भी पे रोल पे पैसा वैसा मिलेगा, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली आता है वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। समझ गए? उसके बाद जो तीसरा एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है, तो ये इंगेज होते हैं इन एस्टैब्लिशमेंट थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी। इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी इन्वॉल्व होती है, वही इनको काम दिलाती है, नॉट ऑन अ पेरोल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, ये पेरोल पे नहीं होते। ठीक है, मतलब जो भाई होता नहीं है कि आपने कभी देखा हो कंपनी के पेरोल पे हो या किसी थर्ड पार्टी से, अगर आपने अपने दोस्त को सुना हो कभी और उसको कोई प्राइवेट जॉब करता हो तो उससे पूछते हैं भाई एक बार बताओ कंपनी के पेरोल पे हो या किसी थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी से जब आता है ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर आ जाता है। समझे? उसके बाद टर्म की बात करें, कितने टर्म के लिए होता है, तो फिक्स टर्म एम्प्लॉय मैंने बताया कि फिक्स टर्म के लिए होता है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा जैसे ही आपका टर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर रिन्यू करना है तो एक अलग की बात है, और कोई भी नोटिस वगैरह की जरूरत नहीं है। मान लीजिए 1 साल तक के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, तो 1 साल के बाद अपना खत्म हो जाएगा, इसमें कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात परमानेंट एम्प्लॉय की देखें तो यहाँ पे ये नोटिस वगैरह दी जाती है अगर आपको जॉब से निकाला जा रहा है तो। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात करें तो बेस होता है क्योंकि टर्म्स वगैरह जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ नेगोशिएट करे गए होंगे उस समय कि भाई इतने टाइम के लिए हमारी लेबर तुम्हारे काम करेगी, उतने टाइम के लिए काम करती है। अब इसमें देखिए नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं है कि तुम इसी इसी फील्ड में काम करो, किसी फील्ड में काम कर सकते हो। परमानेंट एम्प्लॉय की बात करें तो रूटीन वर्क होता है, डेली डेली काम होता है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात करें तो यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोहिबिटेड होते हैं कई सारे केसेस में, जैसे कि अगर सेम तरह का वर्क करा जा रहा है रेगुलर वर्कमैन के द्वारा, मान लीजिए ये इनके पास परमानेंट एम्प्लॉय सेम काम कर रहे हैं तो बाहर से कॉन्ट्रैक्ट वाले नहीं लेंगे इसके लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ हम आपको कंपेयर करके बताना चाहते थे, वो हमने बता दिया। आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या आखिरकार जरूरत है जो हम ये नया फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लेके आ गए, क्या जरूरत है भैया, क्या जरूरत है, हमें भी जानना है। देखिए समझते हैं, पहला टॉपिक, पहला पॉइंट कहता है डिमांड ऑफ चेंजिंग वर्क कल्चर एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए अब ये वर्क कल्चर
धीमे धीमे बदलता जा रहा है, नए नए तरह के फॉर्म निकल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में, और इतनी सारी जो इकोनॉमी गिग इकोनॉमी बढ़ रही है, एंटरप्रेन्योरल कल्चर इतना बढ़ रहा है, स्टैट्यूटरी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। इससे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन भी बढ़ रही है। अब सिर्फ ऐसा नहीं होता कि तुम्हें हमने नौकरी पे रख दिया तो तुमसे रोज एक ही काम वही काम करवा रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई तुम किसी चीज में एक्सपर्ट हो, तुमको हमने यहाँ 1 साल के लिए रख लिया, ठीक है, हमको 1 साल के लिए जरूरत है इस चीज की, समझ रहे हो ना, अब परमानेंटली हमको नहीं रखना है इस चीज को, हमें नहीं जरूरत है मेरी कंपनी को। तो ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए एम्प्लॉयमेंट की जब बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के जो डेफिनेशन बढ़ती जा रही है, और इसी के साथ ये सारे टर्म्स भी आना बहुत ही लाजमी है। दूसरा जरूरत ये है कि नीड ऑफ सीजनल एंड डिमांड बेस्ड इंडस्ट्री। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ इंडस्ट्री सेक्टर जैसे कि लेदर बेस्ड इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल मार्केट हो गई, या मील्स इंडस्ट्री हो गई, या बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री जो होती है ना बच्चों, वो सीजनल होती है, ठीक है, या इनकी डिमांड जो है तब किसी सीजन में आती है, डिमांड बेस्ड होती है कि इसी वक्त इनकी डिमांड बढ़ती है। तो यहाँ पे अगर हम फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे जो है ऑप्शन रखेंगे, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर क्या करेंगे कि टैलेंटेड वर्कफोर्स ले लेंगे शॉर्ट पीरियड, मान लीजिए कि 4-6 महीने के लिए होता क्या है कि इंडस्ट्री चलती है, और आखिरी के महीने कुछ महीने 6 महीने नहीं चलती, तो इंडस्ट्री क्या करेगी कि वर्कर्स को 6 मंथ के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पे अपने पास हायर कर लेगी, बढ़िया से बढ़िया वर्कर यहाँ पे काम करेगा, उसको बढ़िया से बढ़िया पैसा दिया जाएगा, और 6 महीने के लिए उसको दिक्कत है, इसके बाद भाई ये भी नहीं है कि निकाल दिया फिर छटनी करने लगी, क्योंकि 6 महीने का काम था, 6 महीने का काम कराया और हटा दिया, समझे ना। तीसरी वजह है एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन, अब बिचौलिया हटेंगे। इससे क्या होगा कि भाई जो ये जो नया फ्रेमवर्क है इसमें जो देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के, अगर हम जो IRC 2020 है ना, इंडियन रिलेशन इंडियन सॉरी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, तो इसमें यहाँ क्या है कि इन कंजक्शन विद द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 जो फर्म्स हैं अब यहाँ पे डायरेक्टली हायर कर सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को। डायरेक्टली कैसे हायर करेंगी, इस फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, और इसमें कोई भी मिडिल मैन या कोई भी बिचौलिया बीच में नहीं आएगा। तो भैया ऐसा भी नहीं कि इनसे कमीशन खा रहे हैं इनसे कमीशन खा रहे हैं, ये भी नहीं होगा। उसके बाद डिले इन पेमेंट टू वर्कर्स, अब एक वजह ये भी है डिले इन पेमेंट टू रेम्यूनरेशन, ये हमेशा से होता आया है कि मान लीजिए सैलरी इनको मिलनी है आज तो इनको मिल रही है 2 महीने बाद। आपने भी सुना होगा आसपास, अगर थोड़ा बहुत भी एक्सप्लोर करा होगा तो आप जानते होंगे, आपके फ्रेंड्स बताते होंगे। तो एक बहुत बड़ी ये दिक्कत का कारण है जो कि दसियों साल से चल रहा है, और कई सारी इंडस्ट्री में ऐसा देखने को मिलता है ना। अभी देखिए तो रिसेंट वाला बताऊं तो आईफोन मैन्युफैक्चर जो कि आपका विस्ट्रॉन है कर्नाटका में, ये माना जा रहा है कि इन्होंने भी काफी देर से पेमेंट किया था वर्कर्स को, और जो प्रोविजन है कि रेमुनरेशन आपको 7 दिनों के भीतर देनी है, तो इससे ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। भैया एक बात बताओ, महीने भर काम करने के बाद अगर पैसा नहीं आए तो कितना बुरा लगेगा। तो 7 दिनों के भीतर इसके अंदर ये है कि पैसा आपको देना पड़ेगा। और आखिरी में ये भी है कि भाई ये भी एक जरूरत है कि ऑल्टरनेटिव फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला मैंने आपको बताया था ना, तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में जो लोग हैं जो पर्सन है ये एलिजिबल होगा कि सारे फायदे वो पाएगा जो एक परमानेंट वर्कर पाता है, ठीक है। अगर परमानेंट वर्कर सेम काम मैंने बताया कर रहा है, उसको जो फायदे मिलेंगे सेम जो है फायदे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले को भी मिलेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल वाले में ऐसा होता नहीं, उसमें तो जो कॉन्ट्रैक्टर फिक्स करे वो पैसा मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक ये भी अच्छा फायदा है, समझे। आगे बताती हूँ कि वही वाली बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि जहाँ पे होते हैं फायदे तो वहाँ पे होते हैं कुछ कंसर्न्स, कुछ चैलेंजेस भी। तो कंसर्न्स क्या है, क्या दिक्कतें हैं इससे। पहला तो ये पोटेंशियल थ्रेट टू जॉब सिक्योरिटी। अब भाई देखो, आप जाते हो जॉब लेते हो, परमानेंट जॉब आपको मिल गई, खुशी खुशी आप करने लगते हो डांस। लेकिन अब यहाँ क्या है कि आपको 1-1 साल के लिए मिल रही है, मान लीजिए नहीं रिन्यू हुआ, नहीं प्रॉब्लम हुई, तो दिक्कत क्या होगी। भाई जॉब सिक्योरिटी आपके पास है नहीं, भाई 1 साल आप काम करेंगे, मान लीजिए उसके बाद दोबारा आपको जॉब नहीं मिली, तो आप घर में बैठे क्या ही करेंगे, जो है बातें सुनेंगे। देखिए इंडस्ट्रीज तो फेवर करती हैं इस फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को, ट्रेड यूनियन जो है लेकिन अगेंस्ट है इसके, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये जॉब सिक्योरिटी के बड़ा अगेंस्ट जाते हैं। एग्जाम्पल बताती हूँ, ट्रेड यूनियन जो है, देखिए ये इनका ये कहना है कि करेंटली परमानेंट एम्प्लॉय जो है, अगर हम भाई ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाला सीन करेंगे तो यहाँ पे भाई कोई करेगा ही नहीं, कहेगा परमानेंट एम्प्लॉय छोड़ो, जितना आपको काम है उतना हम काम कराते हैं और बाकी फिर हम निकाल देंगे ना, तो हर जगह इंडस्ट्री फिर एक्सप्लॉइट करना शुरू करेगी। दूसरी वजह ये डिफिकल्टी इन इन्फोर्समेंट ऑफ अग्रीमेंट। अब देखिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताया कि एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है जो कि आपका एम्प्लॉयर और एक वर्कर के बीच में होगा। तो ये काफी मुश्किल होगा एम्प्लॉयज के लिए कि इसको इन्फोर्स करें, है ना, क्योंकि भाई गिवन दैट फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू
क्लियरली अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर मेजरली ऑफ द वर्कफोर्स इज लिमिटेड। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट तुमको ये पकड़ा रहे हैं, ठीक है, अब इसमें ज़्यादातर जो वर्कफोर्स है उसको समझ ही नहीं आता है कि इसमें क्या लिखा है पैसे के टर्म में, और क्या लिखा है आखिरकार कि भाई हमें क्या काम करना है, कितने वक्त के लिए करना है, नहीं समझ में आया, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हमें तो एक्सप्लॉइट कर दिया जाएगा। समझे? उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट्स हैं इसको मिसयूज भी कराया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए जो पढ़े लिखे वर्कर्स नहीं, वही वाली बात है, उनको आप इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर दोगे। आप कहोगे कि अरे आपने 2 साल काम करने के लिए कहा है, देखो देखो तुमने कहा तो है खुद ही। समझ रहे हैं वही ब्रिटिश वाला हिसाब किताब। खैर, वे फॉरवर्ड में बात करते हैं। तो देखिए नोटिफिकेशन एक कदम उठाया गया है कि जो भी भाई सरकार है ये दिखाना चाहती है कि देखो भैया ये नोटिफिकेशन के माध्यम से तुम्हें दिखा रहे हैं कि इंडिया को अब ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड मैप में यहाँ पे जो है वो लाएंगे, और कि बिना कॉम्प्रोमाइज करे लेबर के इंटरेस्ट को, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी होगी और लेबर का इंटरेस्ट जो है वो भी यहाँ पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इसको भी घाटा नहीं होना चाहिए। बट कितना फ़ायदा देगा, कैसे फ़ायदा देगा, तो ये तो डिपेंड करता है कि ये ऑर्डर जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो इस कॉम्प्लीमेंट्री लेबर रिफॉर्म्स का जो लेबर कोड्स के फॉर्म में, ये भी बहुत अच्छे से हो जाए। ये कोई भी चीज़ अगर अच्छे से लागू होगी तो ही सही है, वरना जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन जैसे आइडिया भी बहुत अच्छे थे। खैर, यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं अपना ये पार्ट। तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल Surfires, and if you want to follow me on any other social media, link in the description. Along with this, if you want to watch these videos on Facebook, like the page Surfires and watch these videos there. And if you want to subscribe my channel and enjoy the various join my channel, enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.